क्या आप मान सकते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां पर यूरोपियन सेटलमेंट के बाद वहां पर सेटल हुए लोगों ने यूरोप के अगेंस्ट ही वॉर कर दी और खुद अपना एक देश बना लिया। ऐसा हुआ है और वो देश कोई और नहीं बल्कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक तक अमेरिका हैव एवरीथिंग टुडे टू रूल द वर्ल्ड। हर सेक्टर में अमेरिका सबसे आगे और हम सब ये जानते हैं। भले वो ओलंपिक्स में मेडल जीतने की रेस हो या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में नए इन्वेंशन करने की। ऐसे यूरोपियन कॉलोनीज ने पहले प्रेजेंट डे यूएसए में कब्जा किया और उसके बाद उसे अपना एक खुद का देश बना लिया। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जो यूरोपियंस है भाई, अगर उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया तो वहां पर जो लोग रहते थे उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए? जिन्हें इंडियंस या फिर रेड इंडियंस और नेटिव अमेरिकन के नाम से जाना जाता था। तो ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती 1492 में, जब यूरोप का हर एम्पायर ईस्ट पार्ट में जाने के लिए वेस्ट पार्ट से रास्ता ढूंढ रहा था। यूरोप का इसमें मेन मोटिव अपने ट्रेड रूट को प्रमोट और स्ट्रॉन्ग करना था, जिसकी अहमियत 1498 में ईस्ट में मौजूद हमारे देश इंडिया की डिस्कवरी से और ज्यादा बढ़ गई थी। तो 1492 में स्पेनिश एम्पायर के किंग फेर्डिनेंड सेकंड और क्वीन इजाबेला अपॉइंट करते हैं एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस को, जिनका पूरा जीवन समुद्र में रहते हुए बीता था। कोलंबस 3 अगस्त 1492 में 3 शिप्स के साथ स्पेनिश से रवाना होते हैं इस जर्नी के लिए। चलते चलते लगभग 2 महीने बाद 12 अक्टूबर 1492 को वो लैंड करते हैं प्रेजेंट डे बहामास आइलैंड पर, और आगे चल के वो 1504 तक ऐसी 3 जर्नी और करते हैं, जिसमें कोलंबस प्यूर्टो राइको, क्यूबा, हिस्पैनियोल, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन प्रेजेंट डे यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वो नहीं जा पाता और इसी इल्यूजन में उनकी 1506 में मौत हो जाती है कि वो ईस्ट पार्ट के लैंड पर पहुंच गए थे। जिसके बाद स्पेनिश किंगडम इन एक्सप्लोर किए हुए आइसलैंड को अपनी टेरिटरी बना लेती है और इनको एक्सप्लोर करना चालू कर देती है। ऐसे ही एक आइसलैंड प्यूर्टो राइको में अपॉइंटेड गवर्नर होते हैं जुआन पोंस दे लियोन, जो कि 1513 में प्रेजेंट डे फ्लोरिडा पर फर्स्ट यूरोपियन एक्सपेडिशन करना चालू करते हैं, पर उन्हें इसमें नेटिव अमेरिकन की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिससे उनका ये एक्सपीडिशन अनसक्सेसफुल रह जाता है। पर आगे चल के 1521 में पोंस डे लियोन फिर से फ्लोरिडा पर कॉलोनी एस्टेब्लिशमेंट के मोटिव से लार्ज स्केल अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से सक्सेसफुल तो नहीं होते, पर अब स्पेन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पे अपने पैर जमाने लग गया था। प्रेजेंट डे न्यू मैक्सिको और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट्स में अपनी मजबूत पकड़ के साथ स्पेन ट्रेड को आगे बढ़ा रहा था। बाकी यूरोपियन एम्पायर के कान तक ये बात पहुंच रही थी और पूरी दुनिया इस नई जमीन को न्यू वर्ल्ड के नाम से जानने लगी थी। प्रेजेंट डे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को न्यू वर्ल्ड के नाम से पहली बार एक इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्प्यूसी ने इन कॉन्टिनेंट पे अपनी जर्नी के बाद पब्लिश किया था। बाद में कार्टोग्राफर ने मैप पे कॉन्टिनेंट को अमेरिगो वेस्प्यूसी के नाम पे ही अमेरिका नाम दे दिया। स्पेन को अपनी टेरिटरीज बढ़ाते देख फ्रेंच एम्पायर 1934 में जैक्यूस कार्टियर नाम के आदमी को नॉर्थ अमेरिका में एक्सपीडिशन के लिए भेजती है, जहां पे जैक्यूस कार्टियर न्यू फाउंडलैंड से होते हुए प्रेजेंट डे सेंट लॉरेंस रिवर के एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे फ्रेंच इनर लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका मतलब प्रेजेंट डे कनाडा, मिसिसिपी रिवर और न्यू ऑर्लिन्स के पास अपने जो सेटलमेंट है उसको स्टेब्लिश करता है। आगे चल के 1565 में फ्रेंच फोर्सेस ट्राई करती है फ्लोरिडा के नॉर्थर्न कोस्ट पे अपनी कॉलोनी सेटल करने का, पर स्पेनिश फोर्सेस फ्रेंच सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय कर देती है और स्पेन पहली यूरोपियन एम्पायर बन जाती है। फ्लोरिडा के सेंट अगस्टिन पे अपनी परमानेंट सेटलमेंट जमाने के लिए इससे उनके ट्रेड रूट में और मजबूती मिलती है और स्पेन यहाँ से प्रोड्यूस सारी रिसोर्सेज को अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग और बढ़ाने के लिए करता है। अब आगे चल के इस कहानी में एंट्री होती है ऐसे यूरोपियन एम्पायर की, जिसने आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे देश को एक देश के रूप में बनाने की कोशिश करी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने यहाँ पर प्ले करा और इस देश को बनाने की सबसे पहली नींव रखी और इस एम्पायर का नाम था द ब्रिटिश एम्पायर। स्पेन और फ्रांस के बाद ब्रिटिश एम्पायर भी अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए अमेरिका ने अपनी कॉलोनीज स्टेब्लिश करने के लिए ट्राई करने लग गए और पहली बार 1585 में और दूसरी बार 1587 में ब्रिटिशर्स नॉर्थ अमेरिका में सेटल होने के लिए ट्राई करते हैं, पर दोनों बार वो फेल हो जाते हैं और फाइनली 1607 में जॉन स्मिथ प्रेजेंट डे वर्जीनिया के जेम्स टाउन में अपनी पहली ब्रिटिश कॉलोनी स्टेब्लिश करते हैं और 2 साल के अंदर ही यहाँ वर्जीनिया ब्रिटिश कंपनी टोबैको के प्रोडक्शन से अच्छे प्रॉफिट प्रोड्यूस करने लगती है और आगे चल
बदल के मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन मिलके टोटल 13 कॉलोनीज ब्रिटिशर्स नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक कोस्ट पे सेटअप करते हैं। क्या आप मान सकते हैं कि 1664 में प्रेजेंट डे मैनहट्टन आइलैंड ब्रिटिशर्स ने केवल $24 में नेटिव अमेरिकन से खरीद लिया था। इसी तरह 1681 में पेंसिल्वेनिया, 1682 में फिलाडेल्फिया और सबसे आखिरी में 13th कॉलोनी जियोर्जिया, जिसका फॉर्मेशन होता है 1732 में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन सेटलमेंट में यूरोपियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आए दिन कॉलोनिस्ट को नेटिव अमेरिकन की तरफ से अटैक देखने को मिलते थे, जिसमें कॉलोनिस्ट और नेटिव अमेरिकन दोनों को ही अपनी जानें गंवाने पड़ती थी। बहुत सी ट्राइब इन सेटलमेंट के खिलाफ भी थी, पर बहुत सी ट्राइब यहाँ पे कॉलोनिस्ट का साथ भी दे रही थी। ट्राइब्स का मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे यूरोप से आए हुए माइग्रेंट्स को लेके था। 18th सेंचुरी में यूरोप के हर एम्पायर से लोग नॉर्थ अमेरिका में माइग्रेट करना चालू करते हैं, जिसका कारण मेनली यूरोप में चल रही प्रॉब्लम थी, चाहे वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल। लोग अच्छी लाइफ की तलाश में नॉर्थ अमेरिका की तरफ आने लगे थे और कहीं ना कहीं यूरोपियन एम्पायर भी इस माइग्रेशन को प्रमोट कर रहे थे। शुरुआती वक्त लोगों को यहाँ लेबर्स बना के लाया गया, पर समय के साथ लोग नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज स्टेब्लिश करके इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करने लग गए, भले वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में हो या कॉलोनीज के रेवेन्यू जनरेशन में। और यहाँ पे सबसे मेजर रोल प्ले कर रही थी अटलांटिक कोस्ट पे सेटल हुई ब्रिटिश कॉलोनी, बिकॉज 13 कॉलोनी में से नॉर्थ कैरोलिना और साउथर्न न्यू जर्सी को छोड़ के हर कॉलोनी के पास अपना एक हेयरबोर्ड था, जिससे ब्रिटिशर्स का नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड रूट बहुत मजबूत था और न्यूयॉर्क और बोस्टन सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस सेंटर बन के उभर रहे थे। और ब्रिटिशर्स डच, स्वदेश और जर्मन को भी कॉलोनी में उनके काम के हिसाब से अच्छी पोजीशन दे रहे थे। और ये भी एक कारण था कि ब्रिटिश कॉलोनीज की नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। अब यहाँ पे साल होता है 1756 का, जब फ्रांस और ब्रिटिश एम्पायर में वॉर छिड़ जाती है और इस वॉर को यूरोप में 7 ईयर वॉर के नाम से जानते हैं और यूएसए में फ्रेंच एंड इंडियन वॉर से। ये वॉर मेनली दुनिया के हर रीजन में देखने को मिलती है और आखिरी में जाके 10 फरवरी 1763 में टेरिटरी ऑफ पेरिस साइन होती है, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे को अपनी टेरिटरीज वापिस कर देते हैं। पर ब्रिटिशर्स नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस के पूरे कंट्रोल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस वॉर के बाद ब्रिटेन की टेरिटरीज मोर देन डबल हो जाती है, पर ब्रिटेन जिसको अपनी जीत समझ रहा था, आगे जाके वही ब्रिटेन के लिए नॉर्थ अमेरिका में कंट्रोल लूज करने का सबसे मेन कारण बनता है। अब इस जीत के बाद ब्रिटेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्थ अमेरिका को लेके और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब फ्रेंच कॉलोनीज के लोग भी ब्रिटिश कॉलोनीज में शामिल होने लगे थे और ब्रिटिश एम्पायर की कॉस्ट इन कॉलोनीज को मैनेज करने के लिए दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। और ऊपर से 7 साल वॉर की वजह से ब्रिटेन के ऊपर 1763 में 122 मिलियन पाउंड्स का डेब्ट हो गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर इन एक्सपेंडेड कॉलोनीज को मैनेज करने में नाकामयाब हो रहा था। तब ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ी गलती करी और इन पैसों को कॉलोनीज में बसे हुए लोगों से वसूल करने का फैसला किया और कॉलोनीज में रह रहे लोगों से भारी टैक्स लेने लगे और इससे सन्स ऑफ लिबर्टी नाम की ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। पर ब्रिटिशर्स 1767 में स्टैम्प एक्ट के बदले कॉलोनीज में टाउनशेंड एक्ट लगा देते हैं, जो कि ब्रिटेन से किए गए इंपोर्ट आइटम पर चार्जेस कलेक्ट करने के मोटिव से लगाए गए थे। सबसे पहले 1764 में शुगर एक्ट, उसके बाद करेंसी एक्ट, उसके बाद 1765 में क्वार्टरनिंग एक्ट, स्टैम्प एक्ट। इन सभी टैक्सेस को देख के लोगों में रूलिंग पावर के अगेंस्ट गुस्सा बढ़ गया और लोग स्टैम्प के खिलाफ आवाज उठाने लगे। पर 5 मार्च 1770 को बोस्टन में ब्रिटिश सोल्जर और सिटीजन के बीच टेंशन बढ़ जाती है और इससे कई लोगों की जान भी चली जाती है और इसे कुछ लोग बोस्टन मासाकेर के नाम से भी जानते हैं। ये सब देखते हुए ब्रिटिश एम्पायर टाउनशेंड एक्ट को हटाने का फैसला करता है, पर इसमें टी की जो इम्पोर्टेंट फीस होती है वो पहले की तरह ही वसूल की जाती है। अब क्योंकि कॉलोनीज में टी एक लग्जरी आइटम की तरह मानी जाती थी, उसके इम्पोर्ट से ब्रिटिश एम्पायर को अच्छा खासा फायदा होता था। अब साल होता है 1773 का, जब सैमुअल एडम और जॉन हैंकॉक नाम के 2 आदमी कुछ लोगों के साथ मिलके हेरबोर बेस पे शिप्स में रखी हुई टी को समुद्र के पानी में बहा देते हैं और इस इंसिडेंट को नाम दिया जाता है द बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी से ब्रिटिश एम्पायर को लगभग 10,000 पाउंड्स का नुकसान होता है और इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश कॉलोनीज पे इनटॉलरेंस एक्ट लगा देते हैं और बोस्टन पार्टी को बंद कर दिया जाता है। इससे कॉलोनीज को मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस का डर सताने लग जाता है। ब्रिटिशर्स के इस एक्ट पे कॉलोनीज फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 को फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इस मीटिंग को जियोर्जिया को छोड़कर 12 कॉलोनीज से टोटल 55 रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करते हैं और इस मीटिंग में कांग्रेस द्वारा कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन फॉर्म की जाती है, जो कि ट्रेड बॉयकॉट को रिस्टैब्लिश करती है। अब 19 अप्रैल 1775 को कुछ ऐसा होता है जिससे कॉलोनीज के बीच ब्रिटिशर्स के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम होता है थॉमस, उन्हें खबर मिलती है कि लेक्सिंगटन गाँव में कुछ फाइटर कॉलोनीज साथ में मिलकर किसी काम को अंजाम देने वाले हैं। इससे ब्रिटिश
ऑफिसर थॉमस ट्रॉपी को लेक्सिंगटन के गांव में भेजते हैं और कॉलोनिस्ट और ट्रॉप के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और इसका अंजाम ये होता है कि 8 कॉलोनिस्ट की जान चली जाती है और 9 घायल हो जाते हैं। अब इससे कॉलोनिस्ट और भी ज़्यादा भड़क जाती है और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की यहाँ पर मीटिंग रखी जाती है जो कि होती है 10 मई 1775 से चालू होती है। इसमें यह फैसला किया जाता है कि कॉलोनी ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ वॉर अनाउंस करेगी। इसमें कॉलोनिस्ट मिलिट्री के कमांडर चीफ की भूमिका निभाते हैं वर्जीनिया के ज्योर्गी वेशिंगटन, जो कि आगे जाके अमेरिका से पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में इंडिपेंडेंस रिसोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं और फाइनली 4 जुलाई 1776 को वो तारीख होती है जब 13 ब्रिटिश कॉलोनीज अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देती है और इससे बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर ब्रिटिशर्स को अमेरिका की इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट करने में 6 सालों का वक्त और लग जाता है, बट फाइनली ब्रिटिशर्स भी अमेरिका की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अमेरिका और ब्रिटिश के बीच 3 सितंबर 1783 को ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है जिसमें अमेरिका को ब्रिटिश द्वारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट मान लिया जाता है। अब इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए अपनी टेरिटरीज बढ़ाने लग जाता है और वेस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। 1845 में यूएसए टेक्सास को इन्वेड करता है जिससे अमेरिकन मैक्सिकन वॉर शुरू हो जाती है और 1848 तक चलती है, जिससे इस वॉर का रिजल्ट ये होता है कि मेक्सिको का मोस्ट पार्ट अमेरिका के पास चला जाता है। आगे चल के 1959 में अलास्का यूएसए का 49 स्टेट एक्सेप्ट हो जाता है और अमेरिका इसके लिए रशिया को टोटल $7.2 मिलियन पे करता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो और आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि कैसे एक टाइम पे न्यू कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने वाला एक न्यू लैंड एक देश के रूप में बदल गया। एनीवेज तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव या फिर इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक भी वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।